मिलिट्री पिस्टल रिस्टोरेशन। मनमोहन नाम का एक मिलिट्री मैन जो रिटायर हो चुका था, वो गांव में रहने के लिए वापस आ जाता है। उसे मिलिट्री से एक पिस्टल मिली थी जिसे वो बहुत ही संभाल कर रखता था। एक बार मनमोहन अपने पोते गौतम से कहता है, बेटा गौतम, ये जो मेरी पिस्टल है ये कोई मामूली पिस्टल नहीं है। मिलिट्री में सेवा करके मुझे ये मिली है। देश सेवा का प्रतीक है ये। मेरे जाने के बाद मेरी इस पिस्तौल का ध्यान रखना बेटा। जरूर दादाजी, मैं जरूर इस पिस्टल को ध्यान से रखूंगा। उस रात को ही गांव में एक भूकंप आता है। भूकंप की वजह से सारे लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं, पर भूकंप में उन लोगों का धन, सोना और कई सारी चीजें जमीन के अंदर गड़ जाती है। उसी में मनमोहन की भी पिस्टल जमीन के अंदर चली जाती है। मनमोहन अपने परिवार के साथ शहर जाकर रहने लगता है। इस तरह से सालों बीत जाते हैं। बुढ़ापे की वजह से मनमोहन का भी देहांत हो जाता है। गौतम भी बड़ा हो जाता है। तब उसे अपने दादाजी की बातें याद आने लगती है। वो सोचता है, मेरे दादाजी की आखिरी निशानी थी वो पिस्टल। दादाजी ने भी मुझे कई बार समझाया था कि उसका ध्यान रखना, पर भूकंप की वजह से मैं उस पिस्टल को बचा नहीं पाया। मुझे कुछ तो करना होगा। गौतम ऐसा सोचकर अपने दादाजी के गांव जाता है। कुछ लोग वहां पर अपना घर बनाकर रह रहे थे। तब गौतम भी अपने दादाजी के घर की जगह पर खोदने का काम करने लगता है। जमीन खोदते वक्त उसे वहां धन और सोना भी मिलता है, और उसी के साथ साथ दादाजी की पिस्टल भी उसे मिलती है। पिस्टल को देखकर गौतम कहता है, यस, मुझे मेरी दादाजी की पिस्टल आखिरकार मिल ही गई, लेकिन ये तो बहुत ही खराब हालत में है। मुझे इसका रिस्टोरेशन करना पड़ेगा। पिस्टल कई सालों से जमीन के अंदर गड़े होने की वजह से उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। वो खराब हो चुकी थी और उस पर जंग भी चढ़ चुका था। गौतम जमीन के अंदर से मिले धन और सोने से अपने लिए वहीं पर एक घर बनवाता है और दादाजी के मिलिट्री पिस्टल का रिस्टोरेशन भी करवाता है और उस पिस्टल को बिल्कुल नए जैसे बनाता है। गौतम अपने नए घर में दादाजी की आखिरी निशानी पिस्टल को संभाल कर रखता है। एक दिन उसका दोस्त रितेश उससे मिलने आता है। अरे गौतम, तुम तो गांव आकर अपने दोस्त को भूल ही गया। मुझे तो तेरी बहुत याद आई, इसलिए तुमसे मिलने के लिए चला आया। अरे नहीं रितेश, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन तुमने अच्छा किया जो यहाँ चला आया। चल, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ। ऐसा कहकर गौतम रितेश को अपने दादाजी की मिलिट्री पिस्टल दिखाता है। पिस्टल को देखकर रितेश कहता है, अरे गौतम, ये तो काफी पुरानी पिस्टल है। अगर इसे इस जमाने बेचोगे तो ढेर सारे रुपए मिलेंगे। नहीं नहीं रितेश, मुझे इस पिस्टल को बेचना नहीं है। इसे तो मैं दादाजी की याद की तरह संभाल कर रखूंगा। पैसों से भी ज्यादा बेशकीमती है मेरे दादाजी का आशीर्वाद। दोनों बातें करते हुए दिन निकल जाता है। रात में रितेश सोचता है, अरे ये गौतम भी ना, इस जमाने में भला पैसों से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है, उसे क्या समझ में नहीं आता। पिस्टल बेचकर लाखों करोड़ों कमाने के तो उसे वो अपने ही घर में म्यूजियम में रखे जैसे रख रहा है। दादाजी के आशीर्वाद का क्या अचार डालेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। रितेश ऐसा सोचकर एक दिन वो पिस्टल चुराने जाता है। गौतम उस दिन दूसरे कमरे में सो रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए रितेश पिस्टल को हाथ लगाने जाता है कि तब उसे जोर का करंट लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अच्छा, तो गौतम ने यहाँ पर करंट लगा के रखा है ताकि कोई पिस्टल को चुरा ना सके, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। रितेश दूसरे दिन ही मिलिट्री ऑफिस में गौतम के खिलाफ कंप्लेंट करता है कि उसने बिना लाइसेंस के पिस्टल घर में रखी है। यह सुनकर मिलिट्री ऑफिसर्स गौतम के घर आते हैं और वो कहते हैं, हमें कंप्लेंट मिली है कि आपके पास मिलिट्री पिस्टल है और वो भी बिना लाइसेंस की। ऐसी पिस्टल रखना गैर कानूनी है। आपको जरूर किसी ने गलत जानकारी दी है सर। ये पिस्टल मेरे दादाजी की है। ऐसा कहकर गौतम ऑफिसर को पिस्टल और उसका लाइसेंस दिखाता है। वो सब देखकर ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। ऑफिसर को यूं खाली हाथ जाते देखकर रितेश भी वहां से चला जाता है। उधर गौतम भी उस दिन से मिलिट्री पिस्टल को अच्छे से संभाल कर रखता है। मैजिकल सरप्राइज एक स्नेक वेल। एक दिन गांव में बहुत ही जोरों से बारिश चालू हो जाती है। काम से घर वापस जाने वाला सुदेश बारिश के चंगुल में फंस जाता है। अरे इतने जोरों की बारिश, लगता है यह अभी तो रुकने वाली नहीं है। चलो थोड़ी देर मंदिर के अंदर जाकर ही रुक जाता हूं। सुदेश ऐसा सोचकर मंदिर के अंदर चला जाता है। बारिश तो और भी जोरों से आने लगती है।
तभी एक कागज का टुकड़ा उड़ते उड़ते सुदेश के पास आता है। सुदेश उस कागज के टुकड़े को उठाकर उसे देखने लगता है। उस कागज में किसी जगह का नक्शा था। अरे ये तो किसी जगह का नक्शा लग रहा है। क्या कोई खजाना तो नहीं है इस जगह पर? अरे नहीं नहीं, अब इस जमाने में खजाना वजाना कहाँ से मिलेगा? ये शायद ऐसा ही साधारण कोई कागज होगा। सुदेश ऐसा सोचकर उस कागज को वहीं पर फेंक देता है। बारिश के बंद होते ही वो घर चला जाता है। दूसरे दिन जब वो सवेरे उठता है तो उसे वही कागज फिर से दिखाई देता है। उस कागज को देखकर उसे बहुत हैरानी हो जाती है और अपनी बीवी सीता को बुलाकर वो रात वाली सारी बात उसे बताता है। तब सीता कहती है, दिखाना तो ये कागज, मैं भी तो देखूं कैसा है ये नक्शा। हाँ हाँ, ये लो, देखो इसे, जैसे कि तुमने नक्शा पढ़ने की डिग्री ही ले चुकी हो। आप भी ना हमेशा मजाक ही करते रहते हो। सुदेश सीता का मजाक उड़ाते हुए नक्शा दिखाता है। सीता भी उसे अच्छे से देखने लगती है। तब वो कहती है, इसे लेकर हम मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं, वही हमें कुछ बता सकते हैं। वो दोनों मिलकर पुजारी के पास जाते हैं और पुजारी को वो नक्शा दिखाते हैं। नक्शे को देखते ही पुजारी उन दोनों से कहते हैं, अरे बेटा, इस नक्शे के लिए तो कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, पर किसी को ये नक्शा नहीं मिला। तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो खुद ये नक्शा तुम्हारे पास उड़कर आया है। पर पुजारी जी, ये कहाँ का और आखिर किस जगह का नक्शा है? बेटा, ये नक्शा एक मैजिकल एग का है जो कि एक जंगल के एक कुएं में है। वहां तक पहुंचने का मार्ग इस नक्शे में लिखा हुआ है। जिसके भी पास वो मैजिकल एग रहता है उसके पास बहुत ताकत आ जाती है, उसका हमेशा भला ही भला होता है। पुजारी सुदेश को मैजिकल एग के बारे में बताते हैं और नक्शे के हिसाब से वहां कैसे जाना ये भी बताते हैं और वहां जाने के खतरे के बारे में भी बताते हैं। सुदेश दूसरे दिन ही नक्शे के हिसाब से उस जगह जाने के लिए निकल पड़ता है। वो जंगल से होते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ रहते हैं। कहीं कहीं से तो जंगली जानवरों की भी आवाजें आ रही थी, पर सुदेश बिना डरे ही आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार उसे वो कुआं दिखाई देता है। आखिरकार मिल ही गया वो कुआं। अब तो वो मैजिकल एग मैं हासिल करके ही रहूंगा। सुदेश बड़ी हिम्मत करके उस कुएं में छलांग लगाता है। देखते ही देखते वो कुएं के अंदर चला जाता है, जहां पर चारों तरफ उस मैजिकल एग को वो ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर उस अनोखे एग पर गिर ही जाती है। वो अनोखा एग चमक रहा था और उस एग से रोशनी भी निकल रही थी। सुदेश बस उस एग को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी वहां एक स्नेक आ जाता है और वो कहता है, आओ सुदेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने ही वो नक्शा अपनी जादू से तुम तक पहुंचाया था। अब इस मैजिकल एग की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या कहा? तुमने ही ये सब किया, पर इस एग की रक्षा मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं अब बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए महादेव ने ही तुम्हें चुना है इस एग की रक्षा के लिए। अब मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा, पर ध्यान रखना किसी दुष्ट की नजर ना पड़े इस पर। ऐसा कहकर वो स्नेक वहां से गायब हो जाता है। सुदेश वो मैजिकल एग को उठाता है और अपनी आंखें बंद करता है। देखते ही देखते वो मैजिकल एग के साथ गांव के मंदिर में प्रकट होता है। सुदेश उस मैजिकल एग को उसी मंदिर के तहखाने में हिफाजत से रख देता है। सुदेश अपने घर चला जाता है तो वो अपना घर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। देखा जी, क्या चमत्कार हुआ है। घर तो हीरे और सोने से भरा पड़ा है, पैसों का ढेर भी लगा है। सीता, ये सब उस मैजिकल एग की वजह से हुआ है। दोनों भी दूर से ही उस मैजिकल एग को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। फिर उस दिन से अगर कोई भी मंदिर में अपने दुख लेकर जाता तो वो मैजिकल एग हर एक इंसान के दुख दूर कर देता। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में गांव की तरक्की हो जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।